नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है प्रीत के रंग हजार। वो अभी तक उठे भी नहीं, हमें देरी हो रही है। अपनी प्यारी भरी नज़रों से सहलाते हुए ऋचा ने अपने पति श्लोक को झकझोर कर उठाते हुए कहा। प्रत्युत्तर में श्लोक ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया तो वह निहाल हो उठी। श्लोक के प्रगाढ़ बंधन से बंधने को उसका आतुर मन स्वतंत्र होने की असफल चेष्टा में और बंधता रहा। उसके भीगे बालों में अटकी पानी की बूंदें मोती बनकर श्लोक के तन पर बिखर रही थी। ऋचा ने आज भरपूर सिंदूर से अपनी मांग सजाई थी, जिसकी लाली श्लोक की छाती को रंगे जा रही थी। श्लोक की आगोश में सिमटी 33 वर्षीय ऋचा किसी नवयौवना की तरह सिहर उठी थी। युगों तक वह अपने पति की आगोश में यूं ही बंधे रहे, उसका रोम रोम गुनगुना रहा था। शादी के 4 हफ्ते हो रहे थे, पर उसका तन मन अभी तक प्यासा सावन ही बना हुआ था। श्लोक से जुड़ने से पहले जीवन के सूने जलते रेगिस्तान में नंगे पैर अकेली ही तो वह दौड़ती रही थी। चारों ओर फैली खामोशी एवं वर्षों की तहनाइयों से जूझती हुई वह टूटकर बिखरने ही वाली थी कि श्लोक की संबल बाहों ने उसे थाम लिया। ऋचा का बावरा मन एक और प्रीत के लहराते समंदर में डूब रहा था, वहीं उसके अंतर मन में अतीत के चक्रवर्ती झंझावात भी चल रहे थे। 10 साल पहले अमरनाथ यात्रा के दौरान मम्मी पापा को खोने के बाद भारत कहाँ जा पाई। पापा की सारी संपत्ति के मालिक उसके चाचा थे। 2 हफ्ते बाद श्लोक से वह शादी कर रही है, इसकी सूचना अपने चाचा को दे दी थी। उनके लाख समझाने के बावजूद भारत आकर शादी करने के लिए वह तैयार नहीं हुई। शादी वाले दिन अपने गिनती के दोस्तों के साथ गणपति मंदिर के लिए वह प्रस्थान करने ही वाली थी कि नाना प्रकार के तामझाम के साथ उसके चाचा भारत से भागते हुए आए तो मम्मी पापा को याद कर उसकी आंखें बरस पड़ी थी। फिर शादी की सारी रस्मों को उन्होंने सहर्ष निभाया। जाते समय भारत की सारी प्रॉपर्टी को बेचकर जो एक्सचेंज लाए थे, श्लोक को आशीर्वाद के रूप में थमा गए। हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड गए। वहाँ की खूबसूरत वादियों का दोनों ने खूब आनंद उठाया। वहाँ से आने के बाद आज हफ्ते भर बाद भी उनके प्यार की खुमारी अभी तक उतरी नहीं थी। न्यूयॉर्क घूमने का आज उनका प्रोग्राम था और श्लोक को बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था। मिलन के ऐसे पल कितने मादक होते हैं, उसे इसका एहसास कहाँ था। श्लोक के प्यार ने उस पर अपनी चांदनी क्या बिखेरी, वह समंदर बन की ही उमड़ पड़ी। ऐसे भी जीवन में उसे जो कुछ भी प्यारा लगा, वक्त उससे आज तक छीनता ही तो रहा है। बचपन में अपने से 10 साल छोटे भाई को उसकी नन्ही माँ बनकर प्यार किया। एक दिन की बीमारी में ही वह छोड़ गया तो उसका सा नन्हा सा मन कितना टूटा था। इस आघात को भूलने में उसे वर्षों लगे थे। भाई की मृत्यु के बाद सभी तरह से टूटे मम्मी पापा के जीने का आसरा वही बनी। समय के साथ खेल खेल में ही जब वह फिजिक्स और मैथ्स के कठिन प्रश्नों को हल करने लगी तो उसकी अद्भुत प्रतिभा को देख सभी दंग रह गए। स्कूल के सारे पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इंजीनियरिंग के प्रथम स्थान पर लेकर जब वह आईआईटी कानपुर गई तो मम्मी पापा की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। जिस स्थान पर आज तक लड़के ही विराजते रहे, उस पर अपना आधिपत्य जमाकर उसने सारे देश को चौंका दिया था। फिर बधाइयों का सिलसिला महीनों तक चलता रहा। आईआईटी कानपुर से निकलने के पहले ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका ने वीज़ा, लोन और हॉस्टल में रहने की व्यवस्था करके उसकी प्रतिभा और उपलब्धियों को गगनचुंबी बना दिया। ऋचा ने भी उनके किए का काम रखने को कोताही न बरती। इन 6 सालों में न जाने कितनों ने उनकी राहों में आंखें बिछाई, उसे थामने के लिए कितने हाथ बढ़े, पर वह इन सब से बेखबर किसी दूसरे देश में अपने देश का नाम रोशन करती रही। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से निकलने के पूर्व ही दुनिया की सबसे नामी कंपनी ने बहुत ऊंचे पद पर उसकी बहाली करते हुए उसके वीज़ा आदि का प्रबंध हाथों हाथ कर दिया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसके ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में उसके मम्मी पापा आने वाले थे, टिकट भी बन चुका था। 2 साल की लंबी अवधि के बाद उन दोनों से मिलने की आकांक्षा में बड़ी बेसब्री के साथ दिन बीत रहे थे। उन दोनों की असमय मौत की सूचना बिजली बनकर गिरी।
बर्फ के प्रचंड तूफान ने ना जाने उनके हल्के फुल्के शरीर को हजारों फीट नीचे किसी घाटी में फेंक दिया था कि उनके मृत शरीर भी नहीं मिल सके। बड़े ही बुझे मन से वह भारत आ गई और मृत्यु के बाद सभी विधियों को पूरा करके वापस लौट आई। उस नाजुक दौर में वेद का उसके जीवन में आना किसी दैविक चमत्कार से कम नहीं था। उसकी बाहों में लिपटकर मम्मी पापा की मृत्यु की असहनीय वेदना को भुलाने की कोशिश करती रही। सारे रिश्तों का पर्याय बना वेद हर प्रतिकूल परिस्थितियों में उसे संभालता रहा, किंतु टूटकर प्यार किया था दोनों एक दूसरे को। प्रीत की इंद्रधनुषी कायनात फूलों और परियों की नगरी न्यूयॉर्क की जर्मनी पर उतर आए थे। चलो आज ही किसी मंदिर में शादी कर लेते हैं। वेद का ऐसा कहना उसे कितना रोमांचित करके रख देता था। तब उससे एकाकर होने के लिए वह कितनी ललायत हो उठती थी, पर दूसरे पल ही वह वेद के संपूर्ण व्यक्तित्व पर उतर आई दैविक आभा से वह घुंघरुओं की तरह खनक कर रह जाती। उसे क्या पता था कि एक बार फिर से नियति अपनी कुटिल चाल से उसके बन रहे घरौंदों को तहस नहस करने का कुचक्र रच रही है। उसके लिए तो कोई बंधन नहीं था, लेकिन वेद को अपने परिवार की सहमति लेने भारत जाना था। फिर ऋचा की जीत की शादी वह न्यूयॉर्क में ही करेगी। विगत के दर्द में फिर उभरने से डर से वह भारत जाना नहीं चाहती थी। प्रीत के हजारों रंग में रंग कर अपने वेद की परिणीता बनने की चाहत में वो इसी दूसरे देश की जमीन पर जीना चाहती थी, जिसमें दुख दर्द का एक नन्हा झरोखा भी उसे स्वीकार नहीं। वेद ने भी उसके कहने का मान रखा और अपनी मां को मनाने के लिए अकेले ही भारत जाने के लिए निकल पड़ा। भावुक मन से ऋचा ने वेद को विदाई दी। मात्र 1 हफ्ते के लिए भारत गया वेद जब हफ्तों नहीं लौटा तो वह बुरी तरह तड़प उठी। भावोवेश में आकर हर्षण नदी में कूदकर प्राणांत कर लेना चाहा, लेकिन पुलिस की नज़रों में आ जाने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी। बाद में न्यूयॉर्क में रह रहे उसी के समाज के द्वारा उसे ज्ञात हुआ कि अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए वेद को उनके बचपन की सहेली की बेटी रत्ना से शादी करनी पड़ी। कुछ कहने सुनने का समय ही नहीं बचा था। इधर उसने रत्ना के गले में मंगलसूत्र बांधा और उधर उसकी मां ने अंतिम सांस ले ली। ऋचा को खोकर वेद भी कहाँ जीवित रह गया था। ऋचा का सामना वह किसी भी हालत में नहीं करना चाहता था। न्यूयॉर्क की नौकरी छोड़ने की सारी औपचारिकता उसने भारत से ही निभाया। वेद भारत से ही ऋचा की पल पल की गतिविधियों की जानकारी लेता रहा। समय के साथ जख्म कुछ हल्के हुए तो ऋचा को नियति अपनी मजबूरियों का वास्ता देते हुए समझाकर नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित करता। उसके बिखरे जीवन को अपनी बेशुमार चाहतों की संजीवनी बूटी से संवारता। उसकी मृत जिजीविषा को जीवित रखने की कोशिश करता। अपनी पत्नी को लेकर आ जाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम साथ जी लेंगे। किसी भी हालात में मुझे अपना वेद चाहिए, नहीं जी सकती तुम्हारे बिना मैं वेद। ऋचा की जिद वेद को पिघला कर रख देती। वह अपनी असमर्थता पर रो कर रह जाता। घबराकर उसने ऋचा से बात करना बंद कर दिया। समय के साथ ऋचा भी अपनी कठोर नियति से समझौता कर जीने का प्रयास करती रही, लेकिन प्यार में मिला दर्द और अकेलापन उसे टीसता रहा। जिस बैंक में श्लोक काम करता था उस बैंक में कंपनी के काम से ऋचा को लगातार हफ्तों जाना पड़ा। श्लोक की शैक्षणिक योग्यता और कार्यकुशलता पर वह मुग्ध हो गई। एक बार फिर से उसका दिल धड़क उठा किसी की चाहत में और वे उसे पाने के लिए बेकरार हो उठी। श्लोक के कदम आगे क्या बढ़े कि ऋचा ने उसके प्यार को समेट लिया। ऋचा के इस निर्णय पर वेद बहुत खुश हुआ। ऋचा के प्रति स्वयं से हुए अन्याय की आत्मग्लानि से अब वह मुक्त था। श्लोक भी उससे कहीं छीन न जाए, ऐसा सोचते ही ऋचा का स्वार कांप उठा। घबराकर उसने श्लोक को बाहों में भर लिया। अतीत के झरोके खुलकर ऋचा को और संतपत करते उसके पहले ही श्लोक उसके बाहों में लिए उठ खड़ा हुआ। झटपट तैयार होकर वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे निकल गए। यूं तो न्यूयॉर्क उसके लिए कोई नया शहर नहीं था। वेद के साथ उसके चप्पे चप्पे को वह देख चुकी थी, पर आज श्लोक के साथ इस जादुई नगरी का लुत्फ उठाने की बात ही कुछ और ही थी। दोनों एक दूसरे में समाये हर्षण नदी के किनारे चलते रहे। टाइम सनवायर के रंगीन नज़ारों को निहारते हुए वे रॉक फेलर सेंटर पहुंच गए।
वहाँ से खुली बस में सवार होकर न्यूयॉर्क के दर्शनीय स्थानों के लिए निकल पड़े। ऋचा मस्त होकर सभी को निहार रही थी। सारे दर्शनीय स्थल आज उसे अतिरेक आनंद की अनुभूति दे रहे थे। श्लोक भी अपनी नव परिणीता के इस नए रूप पर मुग्ध था। एक पल के लिए भी वह ऋचा को अपनी नज़रों से ओझल होने नहीं दे रहा था। सारे दिन अपनी बाहों में उसे बांधे घूमता रहा। घूमकर जब वे दोनों रॉक फेलर सेंटर में उतरे तो शाम का रेशमी अंधेरा रोशनी में नहा रहा था। इधर उधर घूमने के बाद डिनर के लिए वे उस सब रेस्टोरेंट की ओर जा ही रहे थे कि ऋचा का बोस्टन का सहपाठी सैम टकरा गया, जिसके चंद बोल उसकी खुशियों पर उल्कापात ही कर गया। हाय हनी, वेयर इज वेद? फिर श्लोक की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। न्यू फ्रेंड? आगे सैम कुछ और कहता कि उसके पहले ही वह बोल पड़ी, माय हस्बैंड श्लोक। और सैम को वह हतप्रभ छोड़कर श्लोक का हाथ थामे वह आगे बढ़ गई। श्लोक को अनमना सा देख ऋचा का दिन भर का उत्साह जाता रहा। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद भी श्लोक की उदासियां कम नहीं हुई। सारा खाना उसी के पसंद का था, लेकिन खाने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। खोया खोया सा वह रेस्टोरेंट की खिड़की के नीचे थिएटर से निकलते लोगों को देखता रहा तो ऋचा तरफ उठी। उसकी व्याकुलता सिसकियाँ बनकर उसके व्यथित होठों पर तैर गई। किस फेरे में तुमने मुझे डाल दिया वेद? कहाँ मेरे चेहरे पर मामूली से सिकन तुम्हें गवारा नहीं थी? पल भर में सोख लेते थे मेरे अंतर के सारे गीलेपन को। श्लोक को संदेह के भंवर में से कैसे बाहर निकालूं? आज फिर एक बार उलझन से घिर गई हूँ। मैं तो तुम्हारी यादों के साथ ही खुश थी। मन ही मन बुदबुदाते हुए ऋचा टूटकर बिखर रही थी। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद श्लोक का हाथ थामे रेस्टोरेंट के अहाते में फव्वारे के पास बने पत्थर के चबूतरे पर जाकर बैठ गई और अपने और वेद के बीच के रिश्ते की सारी सच्चाई उसे बता गई। किस तरह अपने मम्मी पापा को एक साथ खोकर इस पराए देश में उसका अकेला होना, जीने की सारी इच्छाओं का मातृवत हो जाना, वेद के प्यार का सावन बनकर बरसकर उसके जीवन के ताप को हरना, अंधेरी रातों में आकाशदीप बनकर उसके पथ पर प्रदर्शन पर सुगम बनाना आदि। आंतरिक पलों में कभी कमज़ोर पड़कर उसने अपने संपूर्ण अस्तित्व को वेद में समा देना चाहा तो अपनी सारी ममता उड़ेल कर वह उसे सहला दिया करता था। वेद तो सदा हुआ योगी था, जिसमें धरती जैसा धैर्य और आकाश जैसा विस्तार था। कहीं से कोई कुलसता नहीं। उसके इसी ऋषि मुनि तपस्वी जैसी एकाग्रता ने ही तो उसे बांध रखा था। मेरे जीवन की देहरी पर देव का उतरना मानो सपनों के सावन का ठहर जाना था। सांसों में जैसे खुशबू का मौसम ही समा गया हो। दिन तितलियां बनकर उड़ते थे, मैं बावरी बनी इतरा उठती थी अपने सुख सौभाग्य पर। किसे भूलती है वो पहली दस्तक, वो पहली आहट, वो पहला प्यार जो शीत की स्याह रातों में मिला हो। बिखरी प्रीत की केसर गंध को भूल पाना कहीं से भी आसान नहीं होता है श्लोक। जानते हो श्लोक, जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में ही हो जाती है। घोर पीड़ा की शुरुआत सदा रहस्यपूर्ण होती है, पर उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है। उसका अंकुर कब कहाँ कैसे फूटता है पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए परिस्थितियां हमें चौकन्ना होने नहीं देती। ऐसे तो दुख तमाम जीवनदायिनी शक्तियों का केंद्र है। जीवन में यह नहीं हो तो जीवन के औचित्य पर ही प्रश्न खड़ा हो जाए। यही दुख जीवन में विमुख करने वाली तमाम शक्तियों का भी मूल कारण है। जीवन में केंद्र में परिधि और परिधि से केंद्र की ओर व्याप्त सभी शक्तियां दुख के अनंत सागर में चक्कर लगाती सी दिख रही है और हम सभी इसी व्यू में फंसे हुए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि दुख सबको मांसता है। कहते हैं जब दुख से भर जाओ तो अपने दिल की गहराइयों में उतर कर देखो। शायद उल्लास का कारण वही हो जिसके लिए तुम रो रहे हो। वही उल्लास बनकर वेद मेरे जीवन में अवतरित हुआ। वेद की परिणीता बनने के लिए मुझे मंगलसूत्र और सिंदूर की कोई आवश्यकता नहीं थी। कितना अपार था उसका प्रेम, शब्दों में तो उसे कभी बांध नहीं पाई, फिर जीवन में उसे कहाँ और कैसे बांध पाती। वेद जैसा व्यक्ति का आराधना की जाती है श्लोक। इन सच्चाइयों के साथ अगर मैं तुम्हें
स्वीकृत हूँ तो ठीक है, वरना तुम मेरे सारे बंधनों से आज़ाद हो। कहते हुए आज भी उसके जीवन में हर रिश्ते का प्राय देव ही है। संशय की नींव पर खड़ी रिश्ते की यह इमारत उसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कहते हुए अंतर की सारी वेदनाएं उसकी पलकों पर घनीभूत होकर बरसने ही वाली थी कि झटके के साथ उठकर अपने दृढ़ कदमों से साथ खड़े सड़क के किनारे की भीड़ में खो गई। उसे आज इस बात पर बड़ा संतोष था कि श्लोक उसके जीवन के कटु पर मधुर सत्य से अवगत हो चुका है, जिसे उसने कितनी बार हिम्मत करके उससे कहना चाहा था, लेकिन उसे खो देने के डर से कह नहीं पाई थी। संत पैट्रिक चर्च में जाकर मोमबत्तियां जलाई। आज के दिन की आखिरी मंजिल यही चर्च था, जहां डिनर के बाद श्लोक के साथ वह आने वाली थी। हर दिन के भय से सलीब हुआ कहीं पर छोर हल्की फुल्की होकर वह वहां से निकल गई। अनमनी होकर टाइम स्नोवायर में चकाचौंध के सड़कों पर इधर उधर घूमती रही। उसके अंतर्मन के अंधेरे जब वहां की चमचमाती रोशनी को झेल नहीं सके तो वह रॉक फेलर सेंटर में आ गई। फूलों की झाड़ियों में ओट में बनी पत्थर की उसी बेंच पर जा बैठी जहां वह अक्सर वेद के साथ बैठा करती थी। यह और बात थी कि आज उसकी पीठ पर फिसलने के लिए वेद का प्यार भरा हाथ नहीं था। फिर भी कस्तूरी मृग की तरह उसकी खुशबू, उसकी मौजूदगी वो महसूस कर रही थी। आंखों से सावन भादो भी बरस रहा था। अचानक अपनी पीठ पर किसी का स्पर्श पाकर उसने सिर उठाया तो श्लोक को अपने बगल में बैठे देख चौंक गई। कहाँ मुझे छोड़कर यूँ अकेली चली आई? तुम्हारे और वेद के रिश्ते की सारी सच्चाई का पता मुझे था, वेद ही ने तो बताया था। जब मेरे मन में किसी प्रकार का संशय ही नहीं था तो मैं तुमसे उसकी तहकीकात क्या करता? रिश्तों के अवलोकन में वेद जिस ऊंचाई पर असीन है वहाँ मैं पहुँच ही नहीं सकता ऋचा। दुख इसी बात का है कि इधर तुम जैसी जीवन संगनी पाकर मैं निहाल हूँ, पर वेद को क्या मिला? कितनी खामोशी से नीलकंठ बनकर सबके जीवन का हलाहल पी रहा है। तुम्हारे प्रति उसके निश्चल प्यार का प्रतिदान बनकर ही तो मैं तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट हुआ हूँ। कुछ नहीं हूँ मैं सिवाय वेद के प्रति तुम्हारे प्यार का प्रतिदान के, या यूँ कहो तुम दोनों के पावन रिश्तों का प्रतिदान ही तो मैं हूँ। वेद में अगर ऋचाएँ हैं तो कहीं न कहीं श्लोक भी अवश्य ही होगा। हम दोनों के प्यार का प्रतीक ही तो वेद है। अगले महीने ही वेद का आशीर्वाद लेने हम दोनों भारत जाएंगे। कितना चकित व खुश होगा वह अचानक हमें यूं आया देखकर। कहते हुए ऋचा की आंखों से बहते हुए आंसुओं को अपनी हथेलियों में समेटते हुए श्लोक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो फिर ऋचा भी रुक न सकी। सारे गिले शिकवे को भूलकर श्लोक की बाहों में समा गई। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।